हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी माध्यम, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन थर्ड, मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन के प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव एक ओमनिवोरस विविपेरस होता है, जरायुज होता है जो पूर्ण रूप में विकसित संतानों को जन्म देता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर अलग होता है, उसके शारीरिक बनावट अलग होती है, मादा अलग होता है, उसकी शारीरिक बनावट अलग होती है। इसके अलावा बताया था मैंने कि नर और मादा में लिंग हार्मोन्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है, और आपको बताया था निषेचन कैसे होता है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने मनुष्य के नर जनन तंत्र के बारे में बताया था कि मनुष्य में कौन कौन सा नर जनन अंग होता है। पहला वृषण होता है एक जोड़ी, दूसरा होता है एक जोड़ी अधिवृषण, तीसरा होता है एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, चौथा होता है एक जोड़ी शुक्राशय, पांचवा मूत्रमार्ग, छठवा शिशिर या पेनिस, और सातवां है आपका लास्ट में जनन ग्रंथि। ठीक उसी प्रकार आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे स्त्रियों में मानव का मादा जनन, स्त्रियों का जनन तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्त्रियों में जनन की क्रिया करने वाले अंगों को, स्त्रियों में, महिलाओं में, मादा में जनन की क्रिया करने वाले अंगों के समूह को हम मादा जनन तंत्र कहते हैं। ये निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसका पहला है एक जोड़ी अंडाशय, वन पेयर ओवरी। तो स्त्री का प्रमुख जनन अंग अंडाशय होता है जो महिला के शरीर के अंदर, उदर गुहा के अंदर, अमाश आगे की ओर मूत्राशय और पीछे की ओर मलाशय के बीच में पाया जाता है। ये एक जोड़ी होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में मीजोवेसियम नामक चौड़ी स्नायु से जुड़ा होता है। मीजोवेसियम नामक चौड़ी स्नायु से ये जुड़ा होता है। ये बादाम की आकृति का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। और अंडाशय का प्रमुख काम क्या होता है बच्चों? अंडाणुओं का निर्माण करना और लिंग हार्मोन्स का निर्माण उत्पन्न करना, तो अंडाशय का प्रमुख काम अंडाणुओं का निर्माण करना है और लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना है। अंडाशय से लिंग हार्मोन्स स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं और इस हार्मोन्स का नाम है, स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स मुख्य होते हैं, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। इसी हार्मोन्स के कारण स्त्रियों में यौवन अवस्था प्रारंभ होने लगती है 11 वर्ष की आयु से 12 वर्ष के बीच तक, और उनमें स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है, आवाज सुरीली होने लगती है और अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, और एमसी पीरियड यानी मासिक चक्र प्रारंभ होता है। तो ये सारी चीजें अंडाशय के द्वारा। सेकेंड टॉपिक है एक जोड़ी अंडवाहिनी। बच्चों, मानव के जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का चित्र शिवलाल की बुक में पेज नंबर 89 पेज नंबर पे दिया हुआ है। 89 पे आप लोग चित्र को देख लेंगे और इसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका पाई जाती है। यह फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी आगे की ओर झालरनुमा, देखिए मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा हूं।
ये होता है योनि द्वार, मादा जनक का योनि द्वार या रास्ता होता है। ये है अंडाशय, ये है अंडवाहिनी। इसी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। इसका एक सिरा, अंडवाहिनी का एक सिरा झालर नुमा होता है। इस झालर को फिम्ब्री कहते हैं और ये वाला भाग गर्भाशय कहलाता है। तो बच्चों, स्त्री में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है जिसका एक सिरा अंडाशय के पास होता है, उसमें झालर लगी होती है, इसको फिम्ब्री कहते हैं, जो अंडाणुओं पर आकर्षित करके अपनी ओर खींचने का काम करती है। यहां से अंडाणु निकलकर इस अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। इसी तरह यहां से भी अंडाशय निकलकर अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो लंबी नली होती है इसको अंडवाहिनी कहते हैं। एक यहाँ पे गर्भाशय होता है। अब एक चीज और जानेंगे बच्चों, इस योनि द्वार के द्वारा यहाँ पे शुक्राणु जब पहुंचता है तो ये दोनों तरफ के अंडाशय में जाता है और अंडवाहिनी में पहुंचकर यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। यानी स्त्री के शरीर के अंदर अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, स्त्री के शरीर के अंदर अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणुओं के निषेचन की क्रिया होती है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आप गर्भाशय नहीं बताएंगे, आप बताएंगे स्त्रियों के अंडवाहिनी में, जिसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, इस अंडवाहिनी में ही शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन होता है और भ्रूण बनता है। बाद में ये भ्रूण अंडवाहिनी से गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है और 9 महीने यहाँ पे उसका विकास। तो अंडवाहिनी में क्या क्या हमने जाना कि अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका कहलाती है, जहां पर शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन होता है और भ्रूण का निर्माण। फिर आया एक गर्भाशय, बीच में एक गर्भाशय होता है। ये गर्भाशय जो होता है स्त्री का थैलीनुमा आकृति का होता है या नाशपाती की आकृति का होता है। ये संख्या में 1 होता है। गर्भाशय के आगे की ओर मूत्राशय लगा होता है और पीछे की ओर मलाशय। मूत्राशय जहाँ पे मूत्र जमा होता है, मलाशय जहाँ पर मल जमा होता है। तो स्त्री की गर्भाशय के आगे के भाग पर मूत्राशय होता है और पीछे की ओर मलाशय होता है। गर्भाशय का निचला भाग सक्रा होता है। मैंने आपको बनाया था गर्भाशय का निचला भाग, ऐसे जो गर्भाशय बनाया था आप लोगों को याद आ रहा है, अभी मैंने चित्र में बनाया था। ये गर्भाशय का निचला भाग जो कि सक्रा होता है और योनि द्वार बनाता है। क्या बनाता है ये? योनि द्वार, जिसको हम स्त्री का जनन छिद्र कहते हैं या वेजाइना कहते हैं। ये स्त्री का जनन छिद्र होता है, यहीं से पेनिस अंदर जाकर शुक्राणु को पहुंचाता है। और ये गर्भाशय वाला भाग है, यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण संतान के रूप में विकसित होता है। फिर आता है एक योनि या योनि द्वार। स्त्री में एक ही जनन छिद्र होता है जिसको हम योनि द्वार, जनन छिद्र या मूत्र मार्ग कहते हैं, जहां से स्त्रियों में मूत्र स्रावित होता है और इसी रास्ते से पुरुष का सिसेन या पेनिस अंदर प्रवेश करता है और शुक्राणुओं को अंदर पहुंचाने का काम करता है। फिर आता है एक भाग वोल्वा। वोल्वा योनि एवं योनि अंग, योनि और योनि अंग में यहाँ पे जो जो अंग पाए जाते हैं उन सारे भागों को एक साथ भाग कहते हैं। स्तन स्त्रियों के ब्रेस्ट वाले भाग पर, छाती वाले भाग पर, मनुष्य के छाती वाले भाग पर, ब्रेस्ट वाले भाग पर एक जोड़ी, चेस्ट वाले भाग पर एक जोड़ी ब्रेस्ट या स्तन पाया जाता है। पुरुषों में स्तन ग्रंथि या स्तन अवशेषी अंग के रूप में काम करता है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन स्त्रियों में यह एक जोड़ी स्तन विकसित हो जाता है और संतान के जन्म के बाद संतान
संतान के पोषण का काम करता है, यानी माताएं इसी स्तन द्वारा अपने संतानों को दूध पिलाने का काम करती है और उनका पालन पोषण करती है। फिर आता है जनन ग्रंथि। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि स्त्रियों में पाई जाने वाली जनन ग्रंथियों के नाम। तो स्त्रियों में प्रमुख 3 प्रकार की जनन ग्रंथि पाई जाती है, बर्थोली, पेरिनियल और रेक्टल ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि जो होती है वो योनि मार्ग को, जनन छिद्र को चिकना बनाती है, क्षारीय बनाती है, जिससे घर्षण कम होता है और जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि उत्तेजक गंध स्रावित करती है जो नर को निषेचन के लिए आकर्षित करता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा मादा जनन अंगों के भाग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक है महिलाओं में यौवन अवस्था एवं लक्षण। महिलाओं में यौवन अवस्था उनके 11 वर्ष की आयु से 11 वर्ष से 12 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। स्त्रियों में, महिलाओं में यौवन अवस्था 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में स्त्री के अंडाशय से लिंग हार्मोन स्रावित होता है। और वह लिंग हार्मोन क्या होता है? लिंग हार्मोन का नाम लिखेंगे स्त्रियों में पाया जाता है 2 प्रकार का होता है, एस्ट्रोजेन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 प्रकार का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। इसी हार्मोन्स के कारण स्त्रियों में यौवन अवस्था शुरू हो जाती है। स्त्रियों में कोमलता, नजाकत आती है, आवाज सुरीली होने लगती है, त्वचा चिकनी और स्मूथ होने लगती है। इसके अलावा स्तन ग्रंथि या स्तन विकसित होने लगते हैं, अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और विपरीत सेक्स को देखकर यानी नर को देखकर आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें यौवन अवस्था प्रारंभ होने में होती है। लक्षण मैंने आपको बता दिया। पहला लक्षण क्या होगा? स्त्रियों की आवाज सुरीली होने लगती है। दूसरा, स्त्रियों में लजाकत और कोमलता आती है, त्वचा चिकनी होने लगती है। चौथा, स्तन ग्रंथियों का निर्माण होने लगता है। पांचवा, एमसी पीरियड यानी मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र होता है क्या, ये अभी मैं बताऊंगा। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है और अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो महिलाओं में यौवन अवस्था शुरू हुई 11 से 12 वर्ष की आयु में। और लक्षण मैंने आप लोग को बता दिया, हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देखो बच्चों, प्रारंभ तो हो रही है 11 से 12 वर्ष और समाप्त होती है ये 45 से 50 वर्ष में यह समाप्त होने लगती है। यानी स्त्रियों में यौवन अवस्था 45 से 50 वर्ष के बाद इनका एमसी पीरियड बंद हो जाता है, अंडाणु बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। जबकि पुरुषों में यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो शुक्राणुओं का निर्माण मरते दम तक होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक अच्छा, मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव, इसे कहते हैं एमसी पीरियड, मासिक चक्र। प्रत्येक मानव मादा का प्रजनन काल 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होने लगता है तथा यह कब समाप्त होता है? 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाता है। मादा में गर्भावस्था को छोड़कर, गर्भावस्था माने प्रेगनेंसी के समय, निषेचन के बाद की अवस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्तस्राव होता है।
किसी भी महिला में 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में यौवन अवस्था प्रारंभ हो जाता है, जिससे अंडाणु बनने लगते हैं। और यह अवस्था शुरू होती है 11 से 12 वर्ष की आयु पर और समाप्त होती है 45 से 50 वर्ष में, जिसमें अंडाणु बनना शुरू होते हैं। महिलाओं में प्रत्येक महीने में, हर मंथ में अंडाणु बनते हैं। एक अंडाशय से एक महीने में अंडाणु बनेगा तो दूसरे अंडाशय से दूसरे महीने में अंडाणु बनेगा। तो जैसे अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है तो अंडाणु बनने के बाद महिलाओं में 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय में यह अंडाणु फूटकर ब्लड के रूप में, रक्त के रूप में और चिपचिपे पदार्थ के साथ शरीर के बाहर निकलते हैं और यह शरीर के बाहर 3 से 4 दिन तक स्रावित होते हैं। इसी क्रिया को प्रजनन चक्र, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, इंग्लिश में एमसी पीरियड कहते हैं। क्योंकि यह हर महीने होता है इसलिए इसे मासिक ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। अर्थात जब अंडाणुओं का और शुक्राणुओं का निषेचन नहीं होता तब यह अंडाणु गर्भाशय की दीवार से टकराकर फूट जाते हैं और ब्लड और श्लेष्मा के रूप में शरीर के बाहर हर महीने योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं, जो महीने में 3 से 4 दिन तक होता है। इसी रक्त स्रावित होने की क्रिया को ऋतुस्राव, प्रजनन चक्र या एमसी पीरियड कहते हैं। स्त्रियों में एमसी पीरियड की क्रिया 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को रजो निवृत्ति कहते हैं। इसको रजोधर्म कह रहे हैं, रक्तस्राव होने की क्रिया को, और रक्तस्राव होना जब बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वृषण का उदर गुहा के बाहर होना। मनुष्य का जो मुख्य जनन तंत्र होता है वो होता है एक जोड़ी वृषण, one pair testis। बच्चों, मनुष्य में टेस्टिस जो होता है अंडाकार की संरचना होती है, एक जोड़ी होती है। और मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, दोनों जांघों के बीच में पेनिस के दोनों तरफ एक विशेष थैली में, जिसको हम वृषण कोश कहते हैं, उसमें ये टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृषण होता है। यह वृषण मनुष्य का नर जनन अंग कहलाता है, अंडाकार होता है, एक विशेष थैली में फिट होता है। उस थैली को वृषण कोश कहते हैं, जो दोनों जांघों के बीच में और सिसिंग या पेनिस के दोनों तरफ लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वृषण का उदर गुहा के बाहर होना, क्या कारण है कि मनुष्य का जो वृषण है शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर थैली में पाया जाता है? तो इसका कारण ये है कि वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु बनने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए से कम। ठीक है, तो वृषण में शुक्राणु बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर चाहिए, तभी वृषण में शुक्राणु बन सकता है। मनुष्य के शरीर का अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है, 2 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर शुक्राणु नहीं बन सकता। तभी मनुष्य में एक अनुकूलन पाया जाता है कि उनका वृषण शरीर के बाहर एक थैली में लटका होता है, जहां का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है, जिसके कारण आसानी से वृषण में शुक्राणु बन जाता है। फिर से सुनेंगे, वृषण का उदर गुहा शरीर के बाहर होने एक प्रकार का अनुकूलन होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है, अंडाकार होता है, दोनों जांघों के बीच में पेनिस के दोनों साइड पे लगा होता है। चूंकि ये शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणु बनने के लिए कितना
टेम्परेचर चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान चाहिए, और शरीर के अंदर का तापमान इससे अधिक होता है। तो शरीर के अंदर होने से शुक्राणु नहीं बन सकता, इसलिए वृषण शरीर के बाहर होता है जहां का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है और शुक्राणु आसानी से बन जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं का नष्ट होना। वृषण के अंदर जनन का जो काम करती है उस कोशिका को हम कहते हैं लीडिंग कोशिका। ठीक है, वृषण के अंदर जो जनन कोशिका काम करती है, जो शुक्राणु बनाने का काम करती है, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोशिका। यही लीडिंग कोशिका शुक्राणु निर्माण करती है, पहला काम, और दूसरा लिंग हार्मोन्स उत्पन्न। ठीक है, तो वृषण की लीडिंग कोशिका जो वृषण के अंदर होती है, जो दो प्रमुख काम करती है, पहला शुक्राणु का निर्माण करती है और दूसरा लिंग हार्मोन्स का उत्पन्न करती है। और अगर हम इसी कोशिका को नष्ट कर देंगे तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा और ना ही लिंग हार्मोन स्रावित होगा, जिससे पुरुषों में यौवन अवस्था प्रारंभ नहीं होगी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वृषण की लीडिंग कोशिका क्या बना रही है, शुक्राणु बना रही है और लिंग हार्मोन स्रावित कर रही है। अगर हम इसी लीडिंग कोशिका को नष्ट कर देंगे बच्चों, तो पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनेगा और ना ही लिंग हार्मोन उत्पन्न होगा, जिसके कारण पुरुषों में यौवन अवस्था प्रारंभ नहीं हो पाएगी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और ऐसे पुरुष नपुंसक कहलाएंगे। लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वृषण एवं अंडाशय के काम। वृषण एवं अंडाशय के कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, क्या काम है। तो वृषण का पहला काम आपको मालूम है कि वृषण का पहला काम शुक्राणुओं का निर्माण करना। अच्छे से याद करेंगे, वृषण का पहला काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा लिंग हार्मोन्स, तो पुरुषों का कौन सा लिंग हार्मोन्स होता है, टेस्टेस्टेरोन, याद रखेंगे, टेस्टेस्टेरोन। तो पुरुषों में वृषण का काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, लिंग हार्मोन्स टेस्टेस्टेरोन का निर्माण करना। तीसरा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करना, जैसे दाढ़ी मूंछों पर निकलना, आवाज का भारी होना, ठीक है, शरीर का ठोस कठोर मजबूत होना, इन सारे गुणों का निर्माण किसके कारण होता है, वृषण। इसी तरह अंडाशय का काम है, तो अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है और अंडाशय का प्रमुख काम है अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा, पहला अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा है इसका काम लिंग हार्मोन्स जो स्त्रियों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना। तीसरा द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज का सुरीला होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, एमसी पीरियड का प्रारंभ करना, इन क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन, अंडाशय। इस तरह से बच्चों आज की ऑनलाइन आपकी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। पहला, मानव जनन तंत्र को सचित्र समझाइए। दूसरा, मानव जनन तंत्र में पाई जाने वाली जनन ग्रंथियों को समझाइए। तीसरा, महिलाओं में यौवन अवस्था किस वर्ष में प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। चौथा, मानव के महिला द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। ऋतुस्राव क्या होता है और रजो निवृत्ति क्या होता है समझाइए। क्या कारण है कि मनुष्य का वृषण शरीर के बाहर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वृषण की लीडिंग कोशिका को नष्ट कर दे तो क्या होगा। और लास्ट, वृषण के कार्य लिखिए एवं अंडाशय के कार्य लिखिए। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, ओपन करके सुनेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपना नाम। थैंक यू।